स्पेशल रिपोर्ट की शुरुआत उस खबर से जिसने भारत का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया। पेरिस ओलंपिक में भारत ने मेडल का श्री गणेशु कर दिया। शूटर मनु भाकर ने ब्रॉन्ज पर निशाना लगाया है। इस कीर्तिमान को रचने के बाद मनु भाकर के घर जश्न का माहौल है। तो पीएम मोदी से लेकर राष्ट्रपति और कई महान हस्तियों ने मनु भाकर को बधाई संदेश भेजा है। पेरिस ओलंपिक में भारत ने पहला मेडल जीत लिया। 22 साल की शूटर मनु भाकर ने शूटिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। भारतीय निशानेबाज मनु भाकर ने इतिहास रच दिया। उन्होंने पेरिस ओलंपिक 2024 में धमाकेदार प्रदर्शन करते हुए ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया, जिसके बाद पीएम मोदी ने मनु को बधाई दी। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत का पहला पदक जीतने के लिए कांस्य पदक के लिए बधाई। ये सफलता और भी खास है क्योंकि वो भारत के लिए निशानेबाजी में पदक जीतने वाली पहली महिला बन गई हैं। मेडल जीतने के बाद मनु के घर में खुशी का माहौल है। तीसरे मेडल पाना ओलंपिक में एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि है जी। एक सामान्य ही परिवार से उठी है और इकोनॉमिक की तो कोई वो प्रॉब्लम आई नहीं कभी इकोनॉमिकल, लेकिन उसने हार्डवर्क बहुत किया है। सबकी प्यारी है जी। आपको बता दें कि निशानेबाजी में मनु भाकर कोई भी मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। मनु भाकर का आज फाइनल मुकाबला 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में था, जिसमें उन्हें ये ब्रॉन्ज मेडल मिला है। वहीं मनु भाकर का ये दूसरा ही ओलंपिक है। उन्होंने पिछले यानी टोक्यो ओलंपिक 2020 में डेब्यू किया था, लेकिन 10 मीटर एयर पिस्टल क्वालिफिकेशन राउंड के दौरान उनकी पिस्टल खराब हो गई थी। इस कारण वो पिछली बार मेडल नहीं जीत सकी थी, मगर इस बार मनु ने अपना पूरा जोर दिखाया और किस्मत पर हावी होते हुए मेडल पर निशाना साध दिया। अब बात रूस से आई तस्वीरों की, जिन्हें देखकर आप एक भारतीय होने पर गर्व करेंगे। समंदर में भारत की शक्ति को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सलाम किया है। क्या है पूरा मामला, देखिए। इंडियन नेवी को पुतिन की सलामी। ये वीडियो समंदर में भारत की शक्ति का प्रमाण है। सेंट पीटर्सबर्ग में जब रूसी राष्ट्रपति ने भारतीय नौसेना का स्वागत किया, पचपन सेकंड के इस वीडियो ने दुनिया की महाशक्तियों को भारत के 56 इंच का सीना दिखा दिया। ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब भारत नौसेना का दस्ता आईएनएस तबर पर सवार होकर रूस के सेंट पीटर्सबर्ग पहुंचा, जहां रूसी नौसेना दिवस का कार्यक्रम चल रहा था। समंदर में भारत की आन बान और शान आईएनएस तबर रूस के बंदरगाह पर खड़ा था, तो रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन खुद स्वागत करने पहुंचे। भारतीय नौसेना को सलामी दी। यूं तो रूसी नौसेना के इस कार्यक्रम में कई और देशों के जंगी बेड़े शामिल हुए थे, लेकिन भारतीय नौसेना और आईएनएस तबर को लेकर पुतिन ने जो गर्मजोशी दिखाई वो उनकी जुबान पर भी सुनाई दी। भारत और रूस की दोस्ती पुरानी है। वक्त बीतने के साथ ही ये दोस्ती और मजबूत होती जा रही है, जिसकी ताजा तस्वीरें आज सेंट पीटर्सबर्ग से सामने आई, जिसे व्लादिमीर पुतिन के चेहरे पर साफ पढ़ा जा सकता है। किसी तीसरे देश की मौजूदगी भी भारत और रूस के रिश्तों को प्रभावित नहीं कर पाई। रक्षा सौदों से लेकर कच्चे तेल की खरीद इसकी गवाही है। महीने के अंत में आईएनएस तबर रूस में भारत का प्रतिनिधित्व कर रहा है। इसी महीने की शुरुआत में पीएम मोदी रूस दौरे पर गए थे। तब भी दोनों देशों के शीर्ष नेताओं की जुगलबंदी की तस्वीरों ने जियोपॉलिटिक्स की चर्चाओं को गर्म किया था, और अब इंडियन नेवी को पुतिन की सलामी चर्चा का विषय बनी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। एक तरफ पूरी दुनिया में भारत की तारीफ हो रही है, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान अपनी बेइज्जती कराने में लगा हुआ है। बलूचों पर पाकिस्तान लगातार अत्याचार कर रहा है। पाकिस्तान की सेना हो या पुलिस, बलूचों की जिंदगी में जहर घोल चुके हैं। ऐसे में बलूचों ने भी कसम खाई है, जब तक तोड़ेंगे नहीं, पाकिस्तान को छोड़ेंगे नहीं।
पाकिस्तान के जुल्मों के खिलाफ बलूचों ने ग्वादर में गदर का ऐलान कर दिया है। हमारा बच्चा मर रहा है, आप लोग हम लोगों को नहीं छोड़ रहे हो। पाकिस्तान की नापाक आर्मी और दुस्साहसिक पुलिस बलूचों पर सीधे फायरिंग कर रही है। ये सबूत हैं पाकिस्तान की दरिंदगी के। अंधाधुंध फायरिंग और शीशहानी वजह आज या तो पाकिस्तान का जुल्म जिंदा रहेगा या फिर बलूचों का ये साहस उन्हें पाकिस्तान के चंगुल से आजाद कराकर रहेगा। ग्वादर में लाखों की भीड़ जुटती देख पाकिस्तानी सेना, सरकार और पुलिस के हाथ पांव फूल रहे हैं। हम पे लाठियां बरसाई गई, खवातीन को मारा गया, आंसू गैस जो है फेंके गए, हम पे डायरेक्ट फायरिंग की, हमारी गाड़ियों के शीशे टूटे, टायर बस्ट किए, जिससे हमारे 14 दोस्त जख्मी हैं, जिनमें से 2 इंतहाई नाजुक जो है उनकी सूरत हाल है। इस तरह का पाकिस्तान हम लोगों को नहीं चाहिए। लेकिन इन लोगों ने भी ठान लिया है कि आज ये अपने हक की लड़ाई अंजाम तक पहुंचा कर रहेंगे। इसलिए पाकिस्तानी सरकार और आर्मी के खिलाफ इन्होंने जंग आजादी का आगाज कर दिया है। आपको बता दें कि पाकिस्तान के खिलाफ बलूचों का प्रदर्शन बलूचों के नरसंहार का विरोध के लिए किया गया है। पाकिस्तान और चीन के लिए भी ये विरोध है। चीन के आर्थिक गलियारे का भी ये विरोध है। प्राकृतिक संसाधनों के खिलाफ आवाज उठाई जा रही है और सबसे बड़ी बात कि बलूच राष्ट्र के अस्तित्व की मांग की जा रही है। यानी आज जो ये तस्वीरें दिख रही हैं वो तो बस ट्रेलर है, जो कि बांग्लादेश के बाद पाकिस्तान के टूटने का ये नया काउंटडाउन शुरू हो रहा हो। बलूचिस्तान की अकूत प्राकृतिक संसाधनों का दोहन पाकिस्तान चाइना के साथ मिलकर के कर रहा है। चाइना बलूचिस्तान में अपने सीपीईसी के प्रोजेक्ट्स को लगातार चला रहा है और उस प्रोजेक्ट के माध्यम से वो बलूचिस्तान के अकूत प्राकृतिक संसाधनों का दोहन कर रहा है। आपको बता दें कि पाकिस्तान के कब्जे में आने वाला ये सबसे बड़ा प्रांत है। प्राकृतिक संसाधनों के यहाँ पे भंडार हैं। सोना, कॉपर, नेचुरल गैस और तेल जैसे प्राकृतिक भंडार यहाँ मौजूद हैं। लेकिन यहाँ के संसाधनों पर चीन की नजर है। चीन का सीपैक भी यहीं से होकर गुजरता है। मतलब साफ है कि चीन की चाल भी बलूचों का दमन करने से जुड़ी है, क्योंकि वो यहाँ पर अपना ड्रीम प्रोजेक्ट से माल कमाना चाहता है। बलूच यकजहती कमेटी यानी BYC ने पाकिस्तान और चीन को चेतावनी दी है। पाकिस्तान के हुक्मरानों के द्वारा जो बलूचिस्तान में दमन, शोषण, बर्बरता की जो प्रक्रिया है लगातार जारी है। चाइना का शोषण भी लगातार जारी है। इसी वजह से बलूचिस्तान के लोग, चाहे वो ग्वादर पोर्ट हो, चाहे वो बलूचिस्तान के अन्य शहर हो, सभी जगह विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इस्लामाबाद में भी अब ये प्रदर्शन किए जा रहे हैं। पाकिस्तान के खिलाफ बलूचों के विद्रोह को कुचलने के लिए पाकिस्तान ने अब तक 200 गिरफ्तारियां की हैं, जबकि पुलिस और पाकिस्तान की आर्मी की नापाक कार्रवाई में 14 लोग जख्मी हो चुके हैं। आपको बता दें कि पाकिस्तान की क्रूरता के खिलाफ बलूच लोगों ने राष्ट्रीय सम्मेलन बुलाया था। इस सम्मेलन में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, बलोच लिबरेशन फ्रंट, बलोच रिपब्लिकन आर्मी और लश्कर बलूचिस्तान ने हिस्सा लिया है। बलूचों की आर पार की इस लड़ाई पर अब पूरी दुनिया की भी नजर है। दुनिया देख रही है कि पाकिस्तान कैसे अपने चाटुकारिता में चालबाज चीन और खुद के लिए बलूचों की जिंदगी तबाह करने पर उतारू है। ब्यूरो रिपोर्ट, द मीडिया। पाकिस्तान तो अपनी किरकिरी करा ही रहा है, इसके साथ ही भारत में भी आतंकी घटनाओं को अंजाम देने में लगा है। जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ दिनों से आतंकी घटनाओं में इजाफा हुआ है। दहशतगर्दी फिर किसी नापाक साजिश को अंजाम तक ना पहुंचा सके, इसके लिए सेना ने घाटी में ऑपरेशन बदला शुरू कर दिया है। चप्पे चप्पे पर सेना का सर्च ऑपरेशन, रिहायशी इलाकों से लेकर जंगलों तक सुरक्षा बलों की तैनाती और आसमान से लेकर जमीन तक पैनी निगरानी। तस्वीरें जम्मू के रियासी सेक्टर की हैं, जहां सेना ने दहशतगर्दों के खात्मे के लिए नया ऑपरेशन लॉन्च किया है, क्योंकि इस इलाके में एक साथ 3 संदिग्ध आतंकियों को देखे जाने का दावा किया गया है।
जिसके बाद सुरक्षा बलों ने रियासी से लेकर पुंछ तक सीमावर्ती इलाकों में बड़ा सर्च ऑपरेशन लॉन्च कर दिया है। रियासी जिले में एक महिला ने गांव के बाहरी इलाके में 2 संदिग्ध लोगों को देखने की सूचना दी थी। वहीं पुंछ में संदिग्ध गतिविधियों के बारे में गुप्त जानकारी मिली थी, जिसमें सेना, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल और विशेष अभियान समूह यानी एसओजी के जवानों ने इलाके में आतंकियों के खात्मे के लिए बड़ा तलाशी अभियान शुरू किया। दरअसल पिछले कुछ वक्त से आतंकियों ने कश्मीर की बजाय जम्मू में ज्यादा आतंकी वारदातों को अंजाम दिया है और अब आशंका जताई जा रही है कि आतंकी पुंछ और रियासी इलाके में किसी बड़ी साजिश में लगे हुए हैं। सुरक्षा एजेंसियों को इनपुट मिला है कि जम्मू कश्मीर में 60 से 70 आतंकी छिपे हुए हैं। ये आतंकी 10 से भी ज्यादा छोटे छोटे ग्रुप्स में हैं। इन आतंकियों की घुसपैठ सीमा पार से मई महीने में हुई। 3 संदिग्धों के तार इन आतंकियों से भी जोड़े जा रहे हैं, जिनकी सुरक्षा बलों को तलाश है। बीते 50 दिनों में जम्मू इलाके में 15 आतंकी वारदात हो चुकी है। इन आतंकी वारदातों में सुरक्षाकर्मी शहीद हुए और कई तीर्थयात्री और स्थानीय लोगों की मौत हुई थी। इन आतंकी वारदातों के बाद से ही घाटी में पिछले 15 दिनों से सेना चप्पे चप्पे पर पहरा दे रही है। जम्मू में आतंकी फिर किसी नई वारदात को अंजाम न दें, लिहाजा सुरक्षा बल हाई अलर्ट पर है। स्थानीय लोगों से इलाकों में किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना देने की अपील की गई है, ताकि दुश्मनों के नापाक मंसूबों को ढेर कर ऑपरेशन बदलाव पूरा किया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब बात उस खबर की जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। पहले लव जिहाद और फिर मर्डर। जिहादी क्राइम फाइल्स का ये चैप्टर आर्थिक राजधानी मुंबई से सामने आता है। राजधानी दिल्ली के श्रद्धा हत्याकांड की तरह ही नवी मुंबई में लड़की के शव को शत विशत किया गया। हिंदू लड़की और मुस्लिम लड़के की इस वारदात में लव जिहाद का एंगल भी नजर आ रहा है। तस्वीर में नजर आ रही ये लड़की अब तस्वीरों में ही सिमट चुकी है। इसके परिजनों के पास इसकी यादों के अलावा अब कुछ नहीं बचा। इस लड़की का नाम यशश्री शिंदे है। 25 जुलाई से गुमशुदा यशश्री की तलाश उसकी लाश मिलने पर कल खत्म हुई, लेकिन कई सवालों के जवाब मिलने अभी बाकी हैं। 3 दिन से गायब यशश्री शिंदे के परिजनों ने शिकायत दर्ज करवाई। तफ्तीश में जुटी पुलिस को उरेन परवेल हाईवे के किनारे खेतों में यशश्री की लाश मिली, जो छत विक्षत अवस्था में पड़ी हुई थी। पुलिस को शुरुआती जांच में पता चला कि यशश्री के प्राइवेट अंगों पर काफी वार किए गए थे। उसके हाथ पैर भी तोड़े गए थे। पीठ और पीठ पर किसी धारदार हथियार से कई वार किए गए थे। उसकी छाती पर भी काफी निशान हैं। पत्थर से चेहरे को बुरी तरह कुचल दिया गया था ताकि शव की शिनाख्त न की जा सके। यशश्री के शव के साथ इतनी क्रूरता की गई थी, चेहरा पहचान में नहीं आ रहा था। जिस हालत में शव था उसे देखकर किसी की भी रूह कांप जाती। यशश्री के कपड़े भी फटे हुए थे। पुलिस ने रेप की आशंका जताई है। पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। इस पूरी घिनौनी वारदात को अंजाम देने के पीछे दाऊद शेख नाम का शख्स बताया जा रहा है। पुलिस दाऊद शेख की तलाश में है, लेकिन जी न्यूज के हाथ दाऊद शेख की क्राइम कुंडली लगी है, जिसके तार 6 साल पुरानी घटना से जुड़े हैं। साल 2019 में यशश्री के पिता ने दाऊद शेख के खिलाफ नवी मुंबई पुलिस में एफआईआर दर्ज करवाई थी। इस शिकायत के मुताबिक साल 2018 में दाऊद शेख तब नाबालिग रही यशश्री के साथ गलत हरकतें कर रहा था। पुलिस ने इस मामले में शिकायत दर्ज कर दाऊद शेख के खिलाफ पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज किया था और उसे गिरफ्तार कर जेल भी भेजा गया था। बताया जा रहा है कि जेल से छूटने के बाद दाऊद शेख कर्नाटक चला गया था, लेकिन वहां से भी उसने यशश्री शिंदे से संपर्क जारी रखा। दोनों एक दूसरे से लगातार फोन पर बातें भी करते थे। पुलिस को शक है कि कर्नाटक से मुंबई आकर दाऊद शेख ने यशश्री को मिलने बुलाया और फिर उरण इलाके में इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। घटना के वक्त पुलिस को दाऊद शेख की लोकेशन उरण में मिली थी। फिलहाल पुलिस ने दाऊद शेख की तलाश के लिए एक टीम कर्नाटक भेजी है। खास टीम आयडिया एक्झिस्ट आहे, 2 टीम बाहेर आहेत, 3 टीम या स्थानिक लेवलवर कार्यरत आहेत। बताया जा रहा है कि दाऊद का फोन उसी दिन से बंद था जिस दिन यशश्री गायब हुई थी। दाऊद शेख की गिरफ्तारी के बाद ही यशश्री हत्याकांड की इनसाइड स्टोरी सामने आ पाएगी कि क्या 2018 के बदले के लिए दाऊद शेख ने लव जिहाद की सीढ़ी चढ़कर इस वारदात को अंजाम दिया। अंकुर त्यागी, जी मीडिया, नवी मुंबई।
बाबा का बुलडोजर ऐसा चर्चा में रहता ही है। विपक्ष योगी सरकार पर आरोप लगाता रहा है कि यूपी में बुलडोजर मुसलमानों के खिलाफ ही चल रहा है, लेकिन अब जो खबर आपको हम दिखा रहे हैं उसमें योगी कहीं नहीं है, यूपी कहीं नहीं है। यह खबर दिल्ली की है और खबर यह है कि देश की राजधानी में 54 साल पुरानी मस्जिद पर बुलडोजर चला है। जिस तरह लखनऊ के अकबर नगर में मस्जिद पर बुलडोजर चला था, ठीक उसी तरह दिल्ली में भी एक मस्जिद पर बुलडोजर चलाया गया। जमीन पर पड़ा ये मलबा उस मस्जिद और मदरसे का है जिसे इसी बुलडोजर से तोड़ा गया। दिल्ली के सराय काले खां इलाके में बस अड्डे के पास 54 साल पुरानी मस्जिद और 40 साल पुराने मदरसे डीडी के बुलडोजर की चपेट में क्यों आ गए, अब इसे समझ लीजिए। दिल्ली के सराय काले खां में मौजूद तकरीबन 54 साल पुरानी मस्जिद और 40 साल पुराना तकरीबन मदरसा आज डीडीए के बुलडोज़र के तहत कार्रवाई के तहत ये तोड़ दिया गया। मेरे पीछे की ये जगह आप देख रहे हैं, ये अब से पहले एक मस्जिद होती थी यहाँ पर और एक मदरसा था। जो मदरसा बताया जा रहा है तकरीबन 40 साल पुराना था और मस्जिद सन 72 यानी 1972 से यहाँ पर मौजूद थी। और जो ज़मीन है ये प्राइवेट लैंड थी जिसको डीडीए के मुताबिक सन 1982 में एक्वायर कर लिया गया था। लेकिन इसमें ख़ास बात यह है कि 1982 में डीडी ने एक्वायर तो ज़रूर कर ली थी, लेकिन इसका मुआवजा यहाँ के लोगों ने नहीं लिया था। ये जमीन सरकारी थी। डीडीए लंबे समय से इस जगह को अतिक्रमण से आजाद कराना चाहती थी, लेकिन काफी समय तक मामला अदालत में चलता रहा। 1 महीने पहले ही दिल्ली हाईकोर्ट ने डीडीए को जमीन खाली कराने का आदेश दिया था, जिसके बाद शनिवार को डीडीए ने मस्जिद और मदरसे पर बुलडोजर चला दिया। हालांकि इसके साथ एक शर्त थी, 4 हफ्तों के अंदर इनको इस ज़मीन के बदले में कहीं दूसरी जगह अलॉट की जाए। जब कोर्ट ने ये पूछा कि आप इस ज़मीन को कब तक खाली करेंगे, तो जो पिटिशनर थे उनके लॉयर ने बोला कि 1 हफ्ते में, जिसकी मियाद कल ख़त्म हो गई और आज इस पर बुलडोज़र डीडीए का चल गया। अब सवाल ये खड़ा होता है कि जिस तरीके से बुलडोज़र की कार्रवाई हुई है, जो यहाँ पर अब बुलडोज़र चलाया गया है, 54 साल पुरानी मस्जिद और 40 साल पुराने मदरसे को जो ज़मींदोज़ किया गया है यहाँ पर, कोर्ट में किस तरीके से पैरवी की गई, जिसका खामियाजा यहाँ के लोगों ने भुगता। अदालत में यह बात तय हो गई थी कि मस्जिद के लिए 4 हफ्ते में किसी दूसरी जगह पर जमीन दी जाएगी। मस्जिद कमेटी को अब मस्जिद के लिए जमीन का इंतजार है। दिल्ली से सैयद मुबश्शिर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब बाढ़ और बारिश की कुदरत के आगे इंसान एक बार फिर बेबस है। आसमान से लगातार बारिश ने जीवन को मुश्किल बना दिया है। हालात कितने खराब हैं उससे इस बात से समझा जा सकता है कि अगले 24 घंटों के लिए 22 राज्यों में अलर्ट जारी किया गया है। जुलाई का महीना खत्म होने को है, लेकिन मानसून की मार से आधा हिंदुस्तान परेशान है। ये देखो पानी, पहाड़ से लेकर मैदान तक कुदरत का क्रोध जारी है। कहीं नदियां उफान पर हैं तो कहीं सड़कों पर सैलाब है। सबसे खराब हालत उत्तराखंड में है। यहाँ गंगोत्री धाम में गंगा और भागीरथी नदी लगातार उफान पर है। दोनों नदियों के बढ़ते जलस्तर से हालात बेहद खराब है। भारी बारिश के बाद गंगोत्री धाम में स्नान घाट सहित आसपास के इलाके पूरी तरह से जलमग्न हो गए हैं। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में बाढ़ के कारण लोगों की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। कोल्हापुर के कई गांवों में बाढ़ ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। कई जगहों पर कई फीट तक पानी भर गया है। सड़कें, घर सभी जलमग्न हैं। चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी। बाढ़ जैसे हालात के कारण लोग पलायन करना शुरू कर चुके हैं। कुछ ऐसे ही हालात मध्य प्रदेश में भी है। विदिशा में बाढ़ से लोग परेशान हैं। विदिशा में बेतवा नदी उफान पर है।
जिसके चलते रिहायशी इलाकों में पानी घुस गया है। केवल रिहायशी इलाके ही नहीं बल्कि भगवान को भी कुदरत के क्रोध का सामना करना पड़ रहा है। विदिशा में मंदिर भी पूरी तरह जलमग्न हो गया। पन्ना जिले में जोरदार बारिश के बाद नदियां उफान पर हैं। आलम यह है कि नदी के तेज बहाव में एक बोलेरो कार तक बह गई। कार ड्राइवर की जान भी बाल बाल बची। जब कार पानी में बह रही थी तो ड्राइवर ने कूदकर अपनी जान बचाई। वहीं इस दौरान नदी के पास मौजूद ग्रामीणों ने रस्सी से कार को बांधकर खींचा, लेकिन नाकाम रहे। मध्य प्रदेश के बेतवा में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात हैं। बारिश के बाद पूरे इलाके में पानी भर गया है, जिसके चलते कई मंदिर पानी में पूरी तरह डूब चुके हैं। सड़कों पर भी पानी भरा हुआ है। हालात इस तरह के हैं कि फ्लाईओवर के पिलर भी जलमग्न हो गए। बाढ़ में डूबे कई मंदिरों से सिर्फ गुंबद ही दिखाई दे रहा है। राजस्थान के कोटा में भी बारिश ने तबाही मचा रखी है। पार्वती और चंबल नदी का जलस्तर बढ़ने से कई गांव में पानी घुस गया और बाढ़ की स्थिति बन गई। कोटा में लगातार तेज बारिश के बाद हालात खराब हो गए हैं। कोटा बैराज के 6 गेट खोलकर 51,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, जिसके बाद आसपास के गांव में पानी भर गया है। वहीं पिकनिक मनाने गए युवक फ्लैश फ्लड की चपेट में आ गए, जिसे कड़ी मशक्कत के बाद वहां से निकाला गया। युवक का रेस्क्यू करने का नया वीडियो भी सामने आया है। नगर निगम के गोताखोरों की टीम की मदद से युवक को किसी तरह बाहर निकाला गया। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों के लिए बारिश और बाढ़ का रेड अलर्ट जारी किया है। जाहिर है कि अभी बाढ़ बारिश से राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और यहां रुकेंगे ब्रेक के लिए।